Namaskar, good morning everyone. My name is Kajal Kanwar, Assistant Professor, Commerce and Management Department, Biyani Group of Colleges. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसके साथ कंप्लीट हो गया हमारा क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। एक बार वापस से सोच लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में एक्चुअली कौन कौन सी थ्योरीज थी। तो पहली थी टेलर की दी हुई साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरी थी फ्योल की दी हुई हेनरी फ्योल की दी हुई एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, और तीसरी थी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर। ठीक है, ये हमारी आती हैं क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में। आज हम चालू करने वाले हैं नियो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि पुराने एरा से हटकर जब और थोड़े हम आगे बढ़ते हैं टाइम में, तब हमें ये नियो क्लासिकल थ्योरीज दिखना शुरू होती हैं। अब नियो क्लासिकल थ्योरीज क्यों आई? क्योंकि हमने देखा कि जब प्रोडक्शन ढंग से और इंक्रीज नहीं हुआ, हमें लगता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने की और ज़्यादा चांसेस हो सकते थे। ठीक है, वर्क प्लेस पे और ज़्यादा हार्मनी हो सकती थी। ठीक है, जब ये चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए, इन शॉर्ट जो भी कमियां रह गई क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में, उसके लिए लाया गया किसे? नियो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को। अब इसमें क्या हुआ, न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है एल्टन मायो का। इन्होंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को उसके काम पर इफेक्ट डालते हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी उसके काम पर इफेक्ट डालेगा, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है ये भी उसके काम पर इफेक्ट डालेगा। ये सब चीज़ें तो हमने क्लासिकल थ्योरीज में सोची ही नहीं। ठीक है, जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो उसके काम पर इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा, अगर वो नहीं है तो काम पर इफेक्ट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, फिर आपको कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है ये भी इफेक्ट हो सकता है कई बार। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे उन्होंने बोला कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो इतना भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ है इफेक्ट करने के लिए। वो क्या है कि जब हम पर कोई अटेंशन डाल के रखता है ना, जब हम काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें देखा जा रहा है। जब हम कहीं जाते तो लिखा होता है ना, आप कैमरा की नज़र में है। ठीक है, हम कॉन्शियस रहते हैं थोड़ा, राइट। चलिए, अब क्या हुआ, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये किसने दी? न्यू क्लासिकल थ्योरी में ही आते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बाय एल्टन मायो। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो सुपरवाइजर है कब अच्छा होगा। देखो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी सजेस्ट दैट नो मैटर द वर्किंग कंडीशन, मतलब वर्किंग कंडीशन इतना भी इफेक्ट नहीं करी। ठीक है, प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू फील सेटिस्फाइड एंड परफॉर्म बेटर इफ द सुपरवाइजर वैल्यू देयर एफर्ट, यानी कि अगर मेरा सुपरवाइजर मेरे एफर्ट की वैल्यू कर रहा है तो इससे बेटर मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देने वाली हूँ अगर मेरे काम का वैल्यू हो रहा है, अगर सुपरवाइजर मेरे काम का वैल्यू कर रहा है तो। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि द पीपल रिस्पॉन्ड मोर टू सोशल फैक्टर्स। ठीक है, सच एज पर्सनल अटेंशन। अगर मुझे पर्सनली अटेंशन मिलेगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा मैनेजर मेरी फटाफट से हेल्प करा, तो क्या होगा, मैं मोटिवेटेड रहूंगी ना काम करने के लिए। अगर मुझे एक अच्छा सा ग्रुप मिल गया है, ठीक है, अगर मेरे पर ये सब फैक्टर्स एनवायरमेंट फैक्टर्स से कम, मतलब ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, एनवायरमेंट फैक्टर्स इतना इफेक्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ठीक है, हर थ्योरी अलग बात बोलती है, ये थ्योरी ये बात बोलती है। तो अगर हम इस हिसाब से ये देखें कि कुछ की कंसेप्ट्स देखें, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एक्चुअली क्या बोल रही है, कैसी अप्रोच है, क्या बात करती है, तो हम देखेंगे कि एक पीपल सेंटर्ड अप्रोच है। यानी कि ये बोलती है कि पीपल जो है ना, जो इंसान काम कर रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, फर्स्ट पॉइंट पर हूं मैं, जो इंसान काम कर रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है, उसका खुश होना ज़रूरी है, उसकी तबीयत ठीक होनी ज़रूरी है, उसका वेल बीइंग ज़रूरी है, उसका माइंड सोल बॉडी सब कुछ सही होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके काम पर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। दूसरा है सोशल इंटरैक्शन, यानी कि जिस भी ग्रुप में वो काम कर रहा है, जिस भी ग्रुप पे हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे रिलेशनशिप्स हो ऑर्गेनाइजेशन में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो फिर ज़्यादा मोटिवेट होकर एम्प्लॉय जो है वो काम करेगा। तीसरा है मोटिवेशन, कि मोटिवेट कैसे करें। मोटिवेट तो वो होगा, पर कैसे? सोशल इंटरैक्शन से ज़्यादा होगा। क्या लिखा है देखिए, मोटिवेशन जो है
मोटिवेशन इज नॉट सोनली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब पैसे देकर आप ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते ये पॉइंट के बाद। उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, जैसे कि रिकग्निशन, बिलोंगिंगनेस, पर्सनल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो। देन वी हैव इनफॉर्मल ग्रुप्स होने चाहिए। जब हम हायरार्किकल थ्योरी की बात करते हैं ना, तो हम ये बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप जो है ना वो बहुत अफेक्ट करता है इंडिविजुअल के वर्क पे, इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे, उसके एटीट्यूड पर, ठीक है। देन वी हैव पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यानी कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अगर हो तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और बेटर होती है, तो ये भी एक प्रिंसिपल हुआ। देन वी हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, काफ़ी ओपन होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये भी सीधा सीधा क्या करेगा, हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में हेल्प करेगा अगर हम हर बात बोल पा रहे हैं तो, ठीक है। देन वी हैव लीडरशिप, अगर हमारे पास एक अच्छा लीडर होगा डेफिनेटली इट विल अफेक्ट। देन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो भी काम पर सीधा सीधा इफेक्ट डालेगा। अब ये सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें इफेक्ट डाल रही हैं, ये सारी हमने क्लासिकल थ्योरीज में तो बहुत हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन सारी चीज़ों पे, राइट। तो अब जो चीज़ें हमारे दिमाग को इफेक्ट डालती हैं ये होती हैं नियो क्लासिकल थ्योरीज, जो हमारे बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए प्रिंसिपल्स, और एक और प्रिंसिपल है जो कि है, देख लीजिए, टीम वर्क। देख लीजिए, टीम वर्क यानी कि है जब हम मिलकर काम करते हैं तो वो काम और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं हम, रादर देन जब हम अकेले काम करते हैं, ठीक है। अब ये इसकी वजह से ये थ्योरी कैसे आई, ये थ्योरी जब डेवलप की तो कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हॉथॉर्न ने दिए, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हॉथॉर्न का। अब ये एक्सपेरिमेंट ये समझने के लिए किया कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं उस इंडिविजुअल को। तो पहला, इल्यूमिनेशन और टेस्ट रूम स्टडी। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट। तो क्या किया इन्होंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं ना उसकी इंटेंसिटी बदलते गए। तीन बार एक्सपेरिमेंट किए। देखिए, 3 एक्सपेरिमेंट्स, चेंज लाइटिंग कंडीशंस। हर बार हमने लाइटिंग कंडीशन को अलग अलग रखा, लेकिन सरप्राइज तो तब हुए जब प्रोडक्टिविटी जो थी डिम लाइट में भी अच्छी थी। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि प्रोडक्टिविटी तो बड़ी है, लेकिन क्यों, उन्हें ये समझ नहीं आया। तो ये पहले पहले एक्सपेरिमेंट में हुआ। दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने 6 लोगों को लिया और उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने वर्क कंडीशंस बदली, जैसे कि पहले इन्होंने रेस्ट का जो टाइम था वो बढ़ाया, वर्किंग आवर्स जो थे उनमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया, ठीक है। वर्कर्स को अलाउ किया कि वो बात कर सके एक दूसरे से, है ना। और प्रोडक्टिविटी हर चेंज के साथ, देखिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद ईच चेंज। जैसे जैसे चेंजेस हम करते गए वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी चेंज होती गई। अब रिसर्चर क्या मानते हैं, इस केस में क्या हुआ, रिसर्चर्स ने ये माना कि जो सोशल डायनेमिक है ना काम का, जब आप किसके साथ काम कर रहे हो वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी आसपास की सराउंडिंग से ज़्यादा हम किन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा आपके ग्रुप में आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने सारे, देखो कितने सारे, 21,000 लोगों को बुलाया 1 by 1 इंटरव्यू के लिए। अब इसमें क्या हुआ, ये एम्प्लॉयज़ थे, बाहर से किसी को नहीं बुलाया, एम्प्लॉयज़ को बुलाया और उनसे क्वेश्चंस करने लगे, डायरेक्टली पूछने लगे कि आपको कैसा लगता है हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट, है ना, हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, वो डायरेक्टली पूछने लग गए, ठीक है, सुपरविजन के बारे में। तो अब क्या किया, शुरू में जब आप एम्प्लॉयज़ को आप बताओगे तो वो यही बोलेंगे हाँ ठीक है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो थोड़ा झिझकता है इंसान। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इनडायरेक्टली बात करनी चालू करी एम्प्लॉय से। जब उन्होंने इनडायरेक्टली बात चालू करी तो इनको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तब एम्प्लॉय ओपन होकर बोलने लगा जब इनडायरेक्टली बात होनी चालू हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है ना वो उसके ग्रुप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। कब, जब हमने उसे इम्पॉर्टेंट फील कराया, जब हमने उस एम्प्लॉय को इम्पॉर्टेंट फील कराया तब,
ठीक है, चलिए उसके बाद है फोर्थ, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी क्या है कि हमने यहाँ पर 14 एम्प्लॉयज़ को लिया और उन 14 एम्प्लॉयज़ को हमने, वो एक जैसा काम करते थे, उन्हें हमने एक रूम में रख दिया और एक हमने उनके साथ में एक रिसर्चर और ऑब्जर्वर भी रख दिया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और साथ ही साथ उन्होंने 6 महीने तक जो है ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। अब इससे क्या होगा, देखिए द ग्रुप वॉज, बाद में पता चला द ग्रुप वॉज रिस्ट्रिक्टिंग आउटपुट बाय एनफोर्सिंग द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट बाय द ग्रुप। यानी कि जो ग्रुप था वो जो आउटपुट जितना उनको देना था वो क्या दे रहे थे, उससे कम दे रहे थे। द स्टैंडर्ड्स वर लोअर देन ऑफिशियली सेट नॉर्म्स, यानी कि जितना ऑफिशियली उनको काम करने को बोला गया था वो उससे कम काम कर रहे थे, बट समझ ही नहीं आया, और सब कम काम कर रहे थे, तो उनको समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है। बाद में उन्हें पता चला कि दिस वॉज डन ड्यू टू द फियर, दिस वॉज डन ड्यू टू फियर ऑफ इंक्रीज इन स्टैंडर्ड्स, कि अगर हम अभी अच्छा काम करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स और बढ़ा देंगे। तो यानी कि जितना स्टैंडर्ड्स है ना उससे भी कम काम करो, ये उन्होंने बोला। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो जो स्लो वर्कर्स हैं उनका भी फायदा है क्योंकि वो अपना आराम से काम कर रहे हैं, और जो फास्ट वर्क कर सकते हैं ना उन्हें और ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वो भी आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 4 एक्सपेरिमेंट किए एल्टन मायो ने। अब हम देखते हैं कि इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, इसके कंक्लूजन्स और कंट्रीब्यूशंस क्या रहे। तो पहला तो इन्होंने बोला कि जो काम है ना वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि लोग जब ग्रुप में काम करते